आज हम लोग मुगल कालीन कला और संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम लोगों ने मुगल काल का एक जो है कालक्रम देखा कि किस तरीके से जो है शासक आए और उन्होंने शासन किया। एक हमने जो है क्रोनोलॉजी देखी मुगल काल में, जिसमें हमने सबसे पहला देखा मुगल काल की नींव किसने डाली थी? बाबर ने। इसके बाद में कौन आया? हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं। हुमायूं को ही बीच में परास्त करके कौन सा वंश स्थापित हुआ था? शेरशाह सूरी द्वारा सूर वंश। शेरशाह सूरी ने कौन से वंश की स्थापना की थी? सूर वंश की। ठीक है, तो बीच में सूर वंश भी आया था। और हुमायूं के बाद कौन आता है? अकबर। अकबर के बाद में जहांगीर आता है। कौन आता है? जहांगीर। और जहांगीर के बाद में शाहजहां आता है। इस तरीके से ये क्रोनोलॉजी हम लोगों ने समझा है। इनके समय की बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में देखा। लेकिन प्रश्न अब यहाँ से नहीं आते, परीक्षाओं में प्रश्न अब यहाँ से नहीं आते हैं। मोस्टली जो प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में वो कला और संस्कृत को फोकस किया जाता है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा प्रश्न बनने की संभावनाएं खत्म हो गई। भाई इतने सालों से परीक्षाएं हो रही हैं, आज़ादी के बाद से हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास, तब से जाने कितनी भर्तियां हो गई, कितनी परीक्षाएं हो गई, और सब जगह यहीं से प्रश्न पूछे जाते थे। तो आप कितना रिवाइज करेंगे? तो इन्होंने अब नया ट्रैक पकड़ लिया है। अब कहाँ से प्रश्न बनाते हैं? कला और संस्कृत से। कला और संस्कृत से। अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में, प्राचीन इतिहास में भी कला और संस्कृत से प्रश्न बनाते हैं, और मध्यकालीन इतिहास से भी कला और संस्कृत से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो कला और संस्कृत का हम लोग अध्ययन करेंगे, आर्ट एंड कल्चर। अब देखो, कला और संस्कृत में वैसे तो कला की बात करें तो यहाँ पर चित्रकला और स्थापत्य कला, दो कलाओं का अध्ययन किया जाता है। और इसके अलावा साहित्य का विकास होता है। किसी भी शासन सत्ता के समय, किसी भी शासक के समय ये तीन चार चीज़ें साथ साथ में विकसित होती है ना। साहित्यकार आते हैं, इतिहास लेखन करते हैं, तो साहित्य का विकास होता है। और वही इतिहास तो हम पढ़ करके, उन्हीं किताबों को पढ़ करके तो इतिहासकार जो क्या करते हैं, और अपने इतिहास की रचना करते हैं, और उन्हीं किताबों से तो जानकारी मिलती है। उन्हें बताया इतिहास के मुख्य रूप से दो स्रोत हैं, एक पुरातात्विक स्रोत है और दूसरा लिपि के माध्यम से लिखी हुई बातें। जो लिपि का मतलब क्या होता है? लीप पोत दिया गया। हम जो लिखते हैं क्या है? लिपि ही पोत, लीप पोत तो रहे हैं, कॉपी किताब में लिखते ही तो हैं। तो इसी को इसीलिए लिपि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो लिखना पोतना ही क्या है? लिपि है। तो दो मुख्य स्रोत है इतिहास में जानने का। पुरातात्विक अर्थात जो खुदाई से तत्व, पुराने तत्व जो खुदाई से प्राप्त हुए हैं वो पुरातात्विक तत्व होते हैं, तो उनसे इतिहास की रचना होती है या फिर लिखी हुई। तो साहित्य का विकास समानांतर चलता है। तो चित्रकला और इसके अलावा स्थापत्य कला और साहित्य, ये तीन चीज़ों का हम लोग जो है कला के अंदर अध्ययन करते हैं मोस्टली जो है। अब जो स्थापत्य होता है, स्थापत्य में क्या? बड़े बड़े भवनों का निर्माण करना, बड़े बड़े भवनों का निर्माण होना, ये स्थापत्य कहलाता है। वास्तुकला या स्थापत्य कला किसको कहते हैं? जब बड़े बड़े भवन बनते हैं। वास्तु, अब बड़े बड़े भवन कैसे बनेंगे? या तो कोई महल बना रहा होगा राजा, ठीक है, मस्जिद बना रहे होंगे, या मंदिर का निर्माण हो रहा होगा। प्राचीन काल में मंदिरों का दौर था। मंदिरों का दौर, मंदिर निर्माण शुरू होता है गुप्त वंश से। गुप्तों के समय से मंदिर निर्माण देखने को मिलता है ना। हमने पढ़ा किस तरीके से मंदिर डेवलप हुए, बने। और उसके बाद में जो है जो मध्यकाल आता है, मध्यकाल में अब मंदिर तो बनाएगा नहीं कोई राजा, क्योंकि राजा सब कौन थे? मुस्लिम थे। राजा सब कौन थे? मुस्लिम थे। तो इन्होंने मस्जिदों को कवर किया, मस्जिद बनाए। तो मध्यकाल में स्थापत्य कला में मोस्टली जो है महल देखने को मिलते हैं, किला देखने को मिलते हैं, या फिर मस्जिद देखने को मिलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से स्थापत्य में वास्तुकला का हम लोग अध्ययन करेंगे। और चित्रकला जहांगीर के समय में ज़्यादा डेवलप हुआ था, तो चित्रकला का भी हम लोग विकास देखते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। चित्रकला, इसमें चित्रकारी जो दीवारों पे पेंटिंग्स होती थी, वो सब भी जो है जहांगीर के समय काफ़ी डेवलप हुआ था। तो वास्तुकला, चित्रकला और साहित्य, ये सब हम कला के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में सारी चीज़ें आ जाती हैं। अर्थव्यवस्था, प्रशासन का भी अध्ययन करते हैं कि मतलब बाबर के समय का प्रशासन कैसा था, हुमायूं के समय का प्रशासन, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनका प्रशासन कैसा था। तो प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे। हमने देखा ना कि जो अकबर था, अकबर ने कौन सी व्यवस्था स्थापित की थी? मनसबदारी की। अकबर ने कौन सी व्यवस्था स्थापित की थी? मनसबदारी। तो प्रशासन का ही एक अंग था। ठीक, तो इस तरीके से जो है, और दयसाला पद्धति आर्थिक व्यवस्था में स्थापित होती है टोडरमल के द्वारा। तो ये आर्थिक व्यवस्था भी देखेंगे हम लोग इसमें। संस्कृत के अंतर्गत समाज, वैसे समाज का अध्ययन मोस्टली समाज से जो प्रश्न आते हैं वो प्राचीन इतिहास से आते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में समाज के विकास का एक जो है
एक धुरी था, शुरुआत वहीं से हुआ, प्राचीन समय से ही समाज डेवलप होना शुरू हुआ है। तो हमने देखा समाज जो है प्राचीन समय में मुख्य रूप से 4 स्तरों में बटा हुआ था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर उसके बाद में तमाम प्रकार की जातियों का उदय हुआ। तो ये सब प्राचीन समय में हुआ है। और मध्यकाल में आकर के समाज इतना ज़्यादा वो नहीं दिखाई देता, क्योंकि शासक कौन है? शासक मुस्लिम है और अधिकांश जनता कौन है? हिंदू है। तो हिंदुओं में अभी वो पुरानी पद्धति दिखाई देती है, मतलब ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है। जो समाज था, समाज में राजाओं को छोड़ दिया जाए, जो कुलीन वर्ग है उनको छोड़ दिया जाए, तो जो अपना मध्यम वर्ग था, निचला तबका था, उसमें लोग थे, पब्लिक थे, आम जनता ही तो थी। तो उनका समाज जो है उसी तरीके से था। तो इसमें समाज से उतना प्रश्न नहीं आता, तो समाज का ज़्यादा अध्ययन नहीं करना। तो हमको अर्थव्यवस्था का, प्रशासन का, और इसके अलावा जो है आपका सैन्य व्यवस्था कैसी थी, ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ अध्ययन करेंगे? कल्चर में, संस्कृत में, अलग से सबका जो है क्रोनोलॉजी के हिसाब से सबके कार्यकाल के समय से कैसे डेवलप हुआ, ये सब अध्ययन करेंगे। तो चूँकि ये एक दिन की क्लास में पूरा नहीं होगा, तो आज हम लोग यहाँ पर स्थापत्य शुरू करेंगे। कला में, आर्ट में स्थापत्य शुरू करेंगे। देखो यहाँ से प्रश्न मेंस में भी बनते हैं। सिविल की परीक्षा में जो आपका पहला पेपर है जीएस का फर्स्ट पेपर जो है, उसमें जो है प्रश्न आते हैं इतिहास से। तो उसमें मध्यकालीन कला से संबंधित प्रश्न आते हैं, प्राचीन कला से भी प्रश्न आते हैं और मध्यकाल की कला से भी प्रश्न आते हैं। तो इसलिए मेंस लिखने के लिए भी प्रैक्टिस होनी जरूरी है, क्योंकि इसमें कला से भी प्रश्न लिखने के लिए आते हैं। तो कुछ फैक्ट्स को भी जानना जरूरी है और कैसे कला डेवलप हुई, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग स्थापत्य की बात करेंगे, वास्तुकला की चर्चा करेंगे। आज का हमारा ये लेक्चर होगा वास्तुकला या स्थापत्य कला। कौन सी कला? स्थापत्य, या इसको वास्तुकला भी बोलते हैं, इसको वास्तुकला। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्थापत्य या वास्तुकला क्या है? बड़े बड़े भवनों की उनकी रचना करना, बड़े बड़े भवनों को निर्मित करना, निर्माण करना, तो ये वास्तुकला या स्थापत्य कला कहलाता। अब देखो मुगल जो थे, मुगल से पहले कौन थे? दिल्ली में सल्तनत काल था, दिल्ली में सल्तनत काल था। तो इस समय भी स्थापत्य का विकास हुआ था, इसमें भी कुछ स्थापत्य विकसित हुए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा विकास कहाँ दिखाई देते हैं हमको? मुगल काल में। और मुगल काल के स्थापत्य आज भी मौजूद हैं। सल्तनत कालीन स्थापत्य तो बहुत पुराने हो गए, तो नष्ट हो चुके हैं। लेकिन मुगल काल के स्थापत्य आज भी बाकायदा जो है मौजूद हैं और हम लोग देखने भी जाते हैं। ताजमहल देखने गए हो क्या? गए हो? और ताजमहल कब का स्थापत्य है? मुगल काल का ही, शाहजहां ने बनवाया था, सुना है? आगरा का किला देखने गए होगे, ठीक? नहीं गए हो? अरे तो ये चुल्लू भर पानी ले लो और नाक से खींच लो, मर जाओ। कह रहे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो कैसे मरोगे? चुल्लू भर पानी में तो मरोगे नहीं, तो चुल्लू भर पानी भरो, नाक से खींच लो, मर जाओगे। तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आगरा में रहते हो, किला और ताजमहल नहीं देखे हो, फतेहपुर सीकरी देख के रहो। आज भी पढ़ाऊंगा तो फतेहपुर सीकरी अब देखने जाना, ठीक है? तब समझ में आएगा फतेहपुर सीकरी में क्या क्या है। तो स्थापत्य देखो, ये हमारी जो संस्कृत है, हमारा जो कल्चर है, इसको पढ़ने के साथ साथ में जब आप ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, तभी तो समझ में आएगी बातें। तो जा करके वहाँ देख कर आओ। कम से कम 30-35 किलोमीटर की एरिया में ये सारे स्थापत्य हैं मुगल काल के आपके आगरा में, तो इनको देखना चाहिए। क्योंकि आगरा लंबे समय तक मुगलों की राजधानी रही है, तो स्थापत्य का बहुत ज़्यादा यहाँ पर विकास हुआ है आगरा में। तो जो है स्थापत्य कला, अब हम अगर इनकी विशेषताओं की बात करें, मुगल काल की स्थापत्य कला की विशेषताओं की बात करें, तो देखो भारत में जो अब ये राजा, ये यहाँ की जो बाबर थे, कहाँ से आया था? बाबर कहाँ से आया था? मध्य एशिया से आया था ना, समरकंद से, फरगना। तो अब मध्य एशिया से आया था, तो वहाँ से वो अपने साथ क्या लेके आएगा? वहाँ की टेक्नोलॉजी की लाएगा, वहाँ की जो है जो भी चीज़ें बातें थी वो लेके आएगा भारत में कि नहीं? तो खास करके फारस वाले क्षेत्र में, ईरान वाले क्षेत्र में, ठीक है, इस्लामिक कल्चर पनप रहा था वहाँ। तो वहाँ से वो जो है इस्लामी और ईरानी कल्चर लेके आता है, कौन? बाबर, ठीक। और अपने बच्चों को भी ये सिखाता है। उसके बच्चे हुमायूं भी लंबे समय तक कहाँ रहा है? जा करके ईरान में रहा है। ईरान के जब भारत से खदेड़ा जाता है, कौन खदेड़ता है? शेरशाह सूरी। तो लंबे समय तक ईरान में रहा है, तो वहाँ भी स्थापत्य बहुत सीखा है, ईरानी स्थापत्य को सीखा है। भारत में आया है लेकिन लंबे समय तक वो रहा नहीं, तो उसने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया स्थापत्य। तो इसमें जो है इस्लामी कला शैली देखने को मिलती है। भारत की स्थापत्य कला में जो मुगल काल का स्थापत्य कला है, उसमें इस्लामी शैली देखने को मिलती है, प्लस भारतीय शैली या हिंदुस्तानी शैली भी देखने को मिलती है। भारतीय या
हिंदुस्तानी शैली देखने को मिलती है। तो ये दो शैलियों का मिश्रण है, इस्लामी शैली और हिंदुस्तानी शैली, दो शैलियों का मिश्रण स्वरूप है। कुछ ऐसे महल बने हैं जहाँ पर भारतीय स्थानीय शैली जो राजपूत शासकों ने बनवाए थे उनकी भी विशेषताएं महलों में देखने को मिल जाएगी, मस्जिदों में देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा जो मेहराब है, गुंबद है, ये सब जो है इस्लामिक कल्चर से है, तो वहाँ से आए। हमारे यहाँ मंदिरों में क्या बनते थे, मंदिरों में इस तरीके से जो है ये वो बनाया जाता था जिसमें देवालय होते थे। मुख्य ये जो है देवालय का जो है ये क्या कहते थे, गर्भगृह होता था। हमने पढ़ा नहीं प्राचीन इतिहास में, ये गर्भगृह होता था। गर्भगृह में एक इस तरीके से जो है बड़ा सा जो है मीनार खड़ा कर दिया जाता था। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से ये त्रिकोणीय मीनार ना होकर के बल्कि ये किस रूप में बदल जाता है, गुंबद के रूप में। ये किस रूप में बदल जाता है, गुंबद। तो ये गुंबद कहाँ की विशेषता है, ये इस्लामी कल्चर की, वहाँ से लेकर आया है। तभी तो मस्जिदों में गुंबद दिखाई देते हैं और महलों में गुंबद दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इस्लामी और हिंदुस्तानी दोनों शैलियों का मिश्रित स्वरूप दिखाई देता है। इसके अलावा सल्तनत काल में भी कुछ विकसित हुई थी, सल्तनत काल की भी विशेषताएं दिखाई देती हैं मुगल शैली में। तो इस तरीके से ये मिश्रित स्वरूप है मुगल काल की। अब यहाँ लिखने के लिए अगर आता है कि मुगल स्थापत्य शैली पर या विशेषताएं उसकी बताइए या उसके शैली के विकास के बारे में चर्चा कीजिए, तो आप 2-4 लाइन लिख सकते हो, 2-4 बिंदु लिख सकते हो। क्योंकि मुगल शासक भारत के नहीं थे, कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, बाहर से आए थे, फारस से आए थे। ठीक, तो ये वहाँ से अपनी इस साथ क्या लेके आए थे, इस्लामिक कल्चर लेके आए थे, मुस्लिम कल्चर या इस्लामिक कल्चर लेके आए थे, तुरानी कल्चर, ईरानी कल्चर, ये सब लेकर आए थे। और भारत में चित्रकला के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में, साहित्य में, सब जगह इसकी झलक हमको दिखाई पड़ती है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये मिश्रित शैली का विकास होता है। अब देखो इसका जो विकास हुआ, तो विकास किन किन मतलब कालक्रम में हुआ। बाबर ने सबसे पहले क्या की शुरुआत की, बाबर ने सबसे पहले स्थापत्य की, भारत में मुगल स्थापत्य की क्या की थी, शुरुआत की। तो बाबर ने शुरुआत की थी मुगल स्थापत्य की। आपको पता होगा बाबर जो है मुगल काल का सबसे विद्वान शासक हुआ है, सबसे ज़्यादा विद्वान था। इसने जो है तुर्की भाषा में जो आत्मकथा लिखी थी, क्या नाम था, तो इसके बाबरी, तुझे किए बाबरी, तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा का भी विद्वान था। तो इसने मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से अपनी आत्मकथा को लिखा है। इतना क्रमबद्ध आत्मकथा जो है किसी और मुगल शासक ने नहीं लिखा है। तो ये विद्वान था बाबर, तो विद्वान था और इसको कला के क्षेत्र में भी काफी रुचि थी। तो ये कला प्रेमी भी था, ये कला प्रेमी भी था। चारबाग शैली इसी की देन है। भारत में चारबाग शैली का जो है प्रणेता अगर कहें मुगल शासन में, तो कौन था, यही था, कौन, बाबर। अब चारबाग शैली क्या थी, बीच में जैसे एक मस्जिद बना दिया, बीच में क्या बना दिया, मस्जिद बना दिया, चारों तरफ इसके बाग लगा दिए, चारों तरफ इसके क्या लगा दिए, बाग लगा दिए। तो यही क्या कहलाया, चारबाग शैली, यही कहलाया चारबाग शैली। तो इस तरीके से चारबाग शैली का प्रणेता मुगल काल में कौन था, भारत में बाबर था, इसी ने शुरू किया था चारबाग शैली। और इसके अलावा जो है यहाँ पर मेहराब, गुंबद, इस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं भारतीय स्थापत्य कला में जो मुगल काल में। तो शुरुआत बाबर ने किया था, लेकिन बाबर के बाद में कौन आता है, हुमायूं। लेकिन हुमायूं के काल में ज़्यादा कुछ विकास देखने को नहीं मिलता है। हुमायूं के काल में ज़्यादा कुछ विकास नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि हुमायूं स्वयं अपने शासनकाल में भटकता रहा, भागता फिरता रहा इधर उधर। तो हुमायूं के बाद कौन आता है, अकबर। अकबर के समय में जो है विकास प्रारंभ हुआ। शुरुआत तो कर दिया था किसने, बाबर ने, लेकिन बाबर लंबे समय तक रहा भी नहीं भारत में, और ज़्यादातर समय उसका किसमें गुजरा, युद्धों में। लगातार युद्ध करता गया ना, लगातार युद्ध होते रहे भारत में, नहीं वो भारत में अभी सत्ता को स्थापित करने में लगा हुआ था, मजबूत करने में लगा हुआ था, स्थापित। तो अब अकबर को टाइम मिल जाता है, मतलब प्रशासन के क्षेत्र में विकास करने को, स्थापत्य के क्षेत्र में विकास करने को। तभी अकबर ने बहुत सारे स्थापत्य विकसित किए। तो विकास इसके काल में शुरू हो जाता है, अकबर के काल में स्थापत्य का विकास देखने को मिलता है। अकबर के बाद में जहांगीर आता है। जहांगीर ने स्थापत्य पे जोर नहीं दिया, जहांगीर ने स्थापत्य पे जोर नहीं दिया। जहांगीर चित्रकला का प्रेमी था। किसका प्रेमी था, चित्रकला का। तो ये स्थापत्य पे इतना विकास न किया, ना करके, बल्कि इसने किसको बढ़ावा दिया, चित्रकला। तो जहांगीर का समय जो है ये विश्राम काल कहलाता है।
ये स्थापत्य का क्या कहलाता है? विश्राम काल। तो प्रश्न आता है स्थापत्य का विश्राम काल किसके शासनकाल को कहा गया है? जहांगीर। अर्थात इसके समय में ज्यादा कुछ जो है स्थापत्य पे काम नहीं हुआ। जहांगीर के बाद में शाहजहां आता है। कौन आता है? शाहजहां। ये स्थापत्य का बहुत बड़ा प्रेमी था, स्थापत्य कला का बहुत बड़ा प्रेमी था। जब प्रेमी था तो फिर स्थापत्य के क्षेत्र में इसने बहुत काम किए, स्थापत्य के क्षेत्र में इसने बहुत काम किए। तो ये चरम स्थिति में पहुंच गया स्थापत्य। इसके काल में कहाँ पहुंच गया? चरम अवस्था में। जितना स्थापत्य होना था सब इसने कर दिया। तो इसके समय में आगरा और दिल्ली दो जगह जो है मुख्य रूप से स्थापत्य देखने को मिलते हैं। ठीक, इसीलिए स्थापत्य पे ज्यादा काम किया। इसीलिए शाहजहां के काल को स्थापत्य काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रश्न है स्थापत्य काल का स्वर्ण काल किसके काल को कहा गया है? शाहजहां के काल को। तो शाहजहां के काल में स्थापत्य कला स्वर्ण काल में पहुंच जाती है। शाहजहां के बाद आता है औरंगजेब। कौन आता है? औरंगजेब। औरंगजेब जो है ये क्योंकि अपने बाप से इसको जो सल्तनत मिला था, उस सल्तनत में इसके बाप ने तो बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया था स्थापत्य में। जो कुछ संपत्ति थी, पैसा था, कहाँ लगा दिया था? स्थापत्य। तो इसको चरमराती हुई अर्थव्यवस्था मिली थी, मुगल काल की चरमराती हुई अर्थव्यवस्था मिली थी। तो इसने बहुत ज़्यादा स्थापत्य पे काम नहीं किया। तो स्थापत्य इसके काल में पतन की अवस्था में पहुंच जाती है। स्थापत्य इसके काल में पतन की अवस्था में पहुंच जाती है। तो औरंगजेब का शासनकाल स्थापत्य कला की जो है एक तरीके से कह सकते हो कब्रगाह, स्थापत्य कला का कब्रगाह या पतन अवस्था में पहुंचाने वाला कौन था? औरंगजेब। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है इस तरीके से कि मुगल काल में स्थापत्य कला का कब्रगाह किसका काल था? औरंगजेब का। क्योंकि औरंगजेब के समय में अर्थव्यवस्था बहुत डामाडोल हो गई थी और बहुत कट्टर जो है शिया मुस्लिम था, सुन्नी मुस्लिम था, शिया नहीं। कौन था? सुन्नी। बहुत कट्टर सुन्नी मुस्लिम था। तो इसने जो है, हालांकि इसने कुछ स्थापत्य के क्षेत्र में कार्य किए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कार्य नहीं किए। बहुत ज़्यादा किसके क्षेत्र में हुआ है? शाहजहां के काल में। इसीलिए शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अब यहाँ से प्रश्न आते हैं कि कौन से मस्जिद, कौन से जो है महल ये किसने बनवाया और कहाँ स्थित है। यहाँ से प्रश्न काफ़ी आते हैं। तो हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे कि किसने कौन से जो है महल को, कौन से मस्जिद को किस शासक ने बनवाया, कहाँ बनवाया, ये सब हम लोग स्थापत्य में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बाबर की बात करें। बाबर की बात करें तो बाबर, मैंने बताया चारबाग शैली का ये प्रणेता था। भारत में चारबाग शैली का ये क्या था? प्रणेता था। और बाबर ने जो है एक तो जामा मस्जिद बनवाया था। जामा मस्जिद बनवाया था कहाँ पर? संभल में। जामा मस्जिद बनवाया था संभल में। अगर इसको नक्शे में देखा जाए तो संभल आपका दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर पूरब में स्थित है। यहाँ पर संभल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? संभल। यहाँ संभल पे क्या बनवाया था? जामा मस्जिद। तो प्रश्न आएगा संभल की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? बाबर ने। संभल की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? बाबर ने, हुमायूं का। तो हुमायूं के समय में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। हुमायूं के समय में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। हुमायूं ने दिल्ली में एक नगर बसाया था जिसका नाम था जहांपनाह, दीनपनाह। जहांपनाह नहीं, कौन सा पनाह? दीनपनाह। शाहजहां ने बसवाया था जो है जहांपनाह नगर। तो दीनपनाह नामक नगर बसवाया था किसने? हुमायूं ने। और इसी दीनपनाह नगर में ही दीनपनाह भवन का निर्माण कराया था। दीनपनाह भवन का निर्माण कराया। बस इसका इतना ही है, खाली दीनपनाह प्रश्न आएगा। दीनपनाह दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में दीनपनाह स्थित है। तो दीनपनाह किसने निर्मित कराया था? हुमायूं। ठीक। और चूंकि ये अपने शासन काल में ज़्यादातर समय भटकता रहा, भागता रहा, तो इसके समय में स्थापत्य का विकास नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच में आ जाता है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने भी स्थापत्य के क्षेत्र में कुछ कार्य किए थे। इसने सबसे पहले चीज़ किया, दिल्ली में एक जो है शेरमंडल भवन बनवाया। शेरमंडल भवन का निर्माण करवाया। ठीक है, शेरमंडल या शेरमंडल। तो इसी भवन में शेरमंडल को ही बाद में हुमायूं ने क्या बना दिया था? पुस्तकालय। और इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़कते हुए ऊपर गया था। तो शेरमंडल ये अष्टभुजी इमारत है। अब प्रश्न अंदर से पूछेगा कि शेरमंडल जो है कैसी? षष्ठभुजी है, अष्टभुजी है, पंचम भुजी है। कितनी भुजाएं हैं?
8 भुजाएं। तो प्रश्न ऐसे अंदर से पूछता है। तो शेर मंडल अष्टभुजी जो है इमारत है और इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था और ये जो है बाद में कन्वर्ट कर दिया किसने, लाइब्रेरी में, हुमायूं। ठीक है, तो शेर मंडल और इसके अलावा जो है इसी का सासाराम में मकबरा है। सासाराम बिहार में सासाराम है जहाँ पर ये शेरशाह का क्या है, मकबरा है। इसका भी निर्माण सूरवंश के शासकों ने कराया, शेरशाह सूरी ने कराया। तो इस तरीके से स्थापत्य के क्षेत्र में। और एक कोहनाए मस्जिद है, कोहनाए मस्जिद, इसका निर्माण दिल्ली में कराया किसने, शेरशाह ने, शेरशाह सूरी ने दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में ही जो शेर मंडल था उसी के आसपास जो है कोहनाए मस्जिद का निर्माण कराया किसने, शेरशाह। तो बीच में शेरशाह आ जाता है, 2-3 पॉइंट शेरशाह चुके थे और हुमायूं के समय में सिर्फ दीनफना याद रखना है। क्या याद रखना है, दीनफना। अब हुमायूं के बाद में कौन आता है, अकबर आता है। अकबर के समय में भी काफी विकास हुआ था स्थापत्य के क्षेत्र में। अकबर के काल में काफी विकास देखने को मिलता है, तो इसका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात तो आगरा का किला बनवाया किसने, अकबर। आगरा का किला, इसको लाल किला भी कह देते हैं, आगरा का लाल किला। वैसे लाल किला जब शब्द आए, खाली लाल किला लिखा हो तो कहाँ का लाल किला हमको कहना है, दिल्ली का। लाल किला दिल्ली को ही कहते हैं, लेकिन आगरा का किला भी लाल ही है, बलुआ पत्थर से बना है, तो इसलिए जो है आगरा का किला लाल किला भी कहलाता है। जब आगरा जाओगे तो बोर्ड लगा लिखा रहेगा लाल किला, तो लाल किला आगरे वाले किले में अगर है आगरा में, तो आगरा के लाल किले के बाद। अब इसका निर्माण किससे कराया था, बलुआ पत्थर से। किससे हुआ, बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन। ये सब जो पत्थर है क्या है, लाल बलुआ पत्थर ही तो है। तो इसी लाल बलुआ पत्थर से आगरे के किले ज़्यादातर मोस्टली किले जो है पत्थर के, बलुआ पत्थर के ही बनाए गए। उस समय के किले पत्थरों को जोड़ जोड़ के बनाया जाता था, वो भी लाल बलुआ पत्थर के। अब आगरा किला बन तो गया, अब इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें बाद में जाकर के शाहजहाँ के काल में देखने को मिलती है, बनाई जाती हैं। कुछ रूपांतरण भी करता है और कुछ अंदरूनी चीज परिवर्तन भी होता है इसके अंदर। तो आगरा किला बनाया। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो अकबर के समय में है, फतेहपुर सीकरी में ज़्यादा निर्माण देखने को मिलता है। कहाँ, फतेहपुर सीकरी में। इसका नाम ही रखा फतेहपुर। जब यह अकबर ने गुजरात को विजय किया था तभी इस गांव को फतेहपुर नाम रखा था। अब फतेहपुर और सीकरी दो अलग अलग जो है गांव थे उस समय। जब अकबर का शासन था तो फतेहपुर और सीकरी गांव था, मोस्टली सीकरी गांव था, और सीकरी गांव में ही इसने जो है फतेहपुर का निर्माण किया। फतेहपुर एक नगर बसाया और उसे किस अभियान से देखा जाता है, गुजरात विजय। अब उसी फतेहपुर सीकरी में ही जो है बहुत सारे स्थापत्य देखने को मिलते हैं। फतेहपुर में अगर बात करें तो फतेहपुर में जो है सबसे महत्वपूर्ण है इसमें जामा मस्जिद। फतेहपुर में ही क्या बनवाया, जामा मस्जिद। अकबर ने ही बनवाया जामा मस्जिद। जामा मस्जिद में प्रवेश करेंगे तो एक बहुत बड़ा सा गेट बनवाया है जामा मस्जिद में, जिसका क्या नाम है, बुलंद दरवाजा। और दरवाजा बुलंद दरवाजा। तो ये सबसे बड़ा गेट बुलंद दरवाजा, नाम ही है बुलंद दरवाजा। ये एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा कहा गया है, इतना बड़ा है, बहुत बड़ा दरवाजा है। अब बुलंद दरवाजा भी कब बनवाया था, गुजरात अभियान के बाद। गुजरात अभियान और असीरगढ़ के किले को जब फतेह कर लिया था लास्ट में, उसका आखिरी अभियान कौन सा था, असीरगढ़। तो असीरगढ़ के किले को जब फतेह कर लिया था तो उसी दोनों के जो है अपना एक तरीके से याद में बुलंद दरवाजे को स्थापित किया था विजय अभियान के रूप में। तो फतेहपुर सीकरी, तो सीधे प्रश्न आएगा, फतेहपुर सीकरी मतलब क्यों स्थापित किया, क्योंकि गुजरात अभियान के बाद में उसने फतेह किया था, इसलिए फतेहपुर सीकरी बनवाया। और बुलंद दरवाजा भी मोस्टली गुजरात अभियान के बाद ही बनाया, किताबों में ज़्यादातर नहीं मिलता है, लेकिन असीरगढ़ का किला भी इसमें अगर आ जाता है तो उसे भी आपको जोड़ना, ध्यान रखना। तो बुलंद दरवाजा। अब जब जामा मस्जिद में अंदर प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर जिस जहांगीर जिस मतलब पीर बाबा की आशीर्वाद से पैदा हुआ था, उसका क्या नाम था, शेख सलीम चिश्ती। तो शेख सलीम चिश्ती का यहाँ पर जो है एक मज़ार भी स्थित है। कहाँ पर, इसी जामा मस्जिद के अंदर। शेख सलीम चिश्ती का एक मज़ार भी स्थित है इसी जामा मस्जिद के अंदर ही। ठीक, शेख सलीम चिश्ती का मज़ार
मतलब ये होता है कि एक तरीके से कब्र कह सकते हो, क्यों कब्र ही तो है। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होते हैं, महात्मा पुरुष होते हैं, मरने के बाद में फिर लोग जो है उस मज़ार पर जा कर के फूल माला चादर पोशी ये सब करते हैं कि नहीं, तो वो मज़ार हो जाता है। सामान्य व्यक्तियों को दफनाते हैं तो वो कब्र हो जाता है, और जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनको दफनाते हैं जिस कब्र में, फिर वो मज़ार कहलाता है। ठीक, और वो इसलिए फेमस होता है क्योंकि लोग अपनी मिन्नतों के लिए, दुआओं के लिए जा कर के चादर पोशी वगैरह करते हैं, फूल माला चादर पोशी चढ़ाते हैं, तो वो मज़ार बन जाता है, वो है कब्र ही। मकबरा जब इसी मज़ार के ऊपर बड़ी सी भवन बिल्डिंग बनवा दी जाए तो वो मकबरा कहलाता है। हाँ, छतरी वगैरह बड़ी से निर्मित कर दी जाए, जैसे ताजमहल क्या है, एक मकबरा ही तो है, एक कब्र के ऊपर बना मकबरा ही तो। मज़ार वो उसको मज़ार नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो सिद्ध पुरुष थोड़े नहीं था, वो तो एक शासक था, लेकिन उसके कब्र के ऊपर क्या बना दिया गया, छतरी बड़ी सी गुम्बद बना दी गई, तो वो क्या बन गया, मकबरा बन गया, तो वो मकबरा है। ठीक, तो इस तरीके से जो है मज़ार किसका है, शेख सलीम चिश्ती का जो है यहाँ पर मकबरा या मज़ार है। ठीक, तो यहाँ और इसी में शेख सलीम चिश्ती के पुत्र का भी जो है बगल में ही एक दरगाह स्थित है, मज़ार स्थित है। ठीक, तो इस तरीके से ये फतेहपुर में निर्मित है। ये कहाँ निर्मित है, फतेहपुर में। और अगर उसी के बगल में सीकरी भवन है, उसी के बगल में, फतेहपुर के बगल में ही जब आप बगल से जाओगे तो एक सीकरी भवन स्थित है। ठीक, तो अब दोनों को कंबाइंड रूप से फतेहपुर सीकरी कहते हैं। सीकरी भवन में बहुत सारे स्थापत्य देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा महल यहाँ जोधाबाई का महल है। सबसे बड़ा महल अगर कोई है तो यहाँ पर क्या है, जोधाबाई का महल। और जोधाबाई कौन थी, अकबर की पत्नी। हरखाबाई भी इसका नाम था, और इसका एक नाम दिया था मरियम उज्जबानी, जवानी नहीं उज्जबानी, मरियम उज्जबानी, इसको पदवी दिया था क्या, मरियम उज्जबानी। तो जोधाबाई, हरखाबाई या मरियम उज्जबानी एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति है। तो सबसे बड़ा महल अगर बात करें फतेहपुर सीकरी में, सबसे बड़ा महल कौन सा है, तो जोधाबाई का महल है, जोधाबाई का महल। और इसके अलावा फतेहपुर सीकरी, इसको अलग ही लिखते हैं हम लोग, तो फतेहपुर सीकरी में ही जो है यहाँ पर पंचमहल स्थित है। यहाँ पर क्या है, पंचमहल है, या इसको हवा महल भी कहते हैं, इसको हवा महल। ये 5 मंजिल इमारत है, इसलिए इसको पंचमहल कहते हैं। ये कैसी इमारत है, 5 मंजिल इमारत है। इस तरीके से जो है बनाया। अब ये इमारत जो है इस तरीके से हवादार है, मतलब इसको पिलर्स पे खड़ा किया गया, इसमें दीवार नहीं बनाया गया। अब देखना जा करके, इसमें दीवारें नहीं है, इसको पिलर पे खड़ा किया गया है। और ऐसे 5, हाँ ये बना हुआ है इसमें, तो इसको पिलर पे खड़ा किया, इसलिए हवा आती है चारों तरफ से, और वहाँ आराम से आदमी जो बैठ सकता है, रेस्ट ले सकता है, तो इसीलिए इसको हवा महल। तो अब हवा महल आप दिमाग में आएगा, हवा महल, तो जयपुर की जगह आप जो है फतेहपुर सीकरी भी दिमाग में ला सकते हो कि जयपुर में तो है ही हवा महल, लेकिन और कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में भी है। तो ये पंचमहल है। और इसके अलावा जो है यहीं पर बीरबल इसका मंत्री था, तो बीरबल की कोठी भी है, बीरबल की कोठी भी स्थित है यहीं पर। ठीक, और इसी भवन में जो है दीवाने आम और दीवाने खास भी इसी में स्थित है। दीवाने आम और दीवाने खास, ये सब अकबर नहीं बनवाए थे, दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम की क्या बात थी कि दीवाने आम में राजा आम जनता से मुलाकात करता था, उनकी समस्याओं को सुनता था और सुलझाता था। और दीवाने खास में अपने मंत्रियों के साथ में, अपने मनसबदारों के साथ में बैठ करके मंत्रणा करता था, मुलाकात करता था, उलेमाओं के साथ में, धार्मिक गुरुओं के साथ में, मनसबदारों के साथ में, सबके साथ कहाँ बैठता था, दीवाने खास में। तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। जब आप जाओगे तो वहाँ पर देखोगे बहुत सारी चीज़ें जो है निर्मित करवाया था। हिरन मीनार बनवाया था इसने, हिरन मीनार जो आपका फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी जब उसके पीछे जाओगे, फतेहपुर सीकरी जब ये कौन सा बताया मैंने, इनका जो मज़ार है, शेख सलीम चिश्ती की जो मज़ार है, उस मज़ार से जब आप उसके पीछे साइड में जाओगे, पीछे नहीं बल्कि कह सकते हो पश्चिम साइड में जाने, पश्चिम साइड में शायद, तो पश्चिम साइड में जाओगे तो वहाँ आप देखोगे एक मीनार पीछे खाई में निर्मित है। पीछे जो है खाई में एक मीनार बनी है, तो उस मीनार का क्या नाम है, हिरन मीनार। तो हिरन मीनार भी बनवाए थे आगरा के अलावा इसने इलाहाबाद में, ये भी याद रखो, आगरा के
अलावा इसने इलाहाबाद में एक किला बनवाया, इलाहाबाद का किला, ठीक, इलाहाबाद का किला बनवाया। और इलाहाबाद के अलावा इसने जो है अटक, उसने केवल संभल का बनवाया। तो अटक का किला जो मैंने पाकिस्तान में बताया था, अटक का किला पाकिस्तान वाला किसने बनवाया था? यहाँ पे जो था अटक का किला, तो अकबर नहीं बनवाया था। अटक का किला अकबर नहीं बनवाया था। और इलाहाबाद का किला, अटक का किला, और इसके अलावा अटक का किला और इसके अलावा लाहौर का किला। हाँ, तो ये 2-3 किला आप याद रखना है। फिर से एक बार दोहरा लो। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को निर्मित कराया, ठीक है, जिसमें जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाजा है, शेख सलीम चिश्ती का जो है मकबरा है उसी में। और इसके अलावा जो है फतेहपुर सीकरी में ही जोधाबाई का महल है, जो सबसे बड़ा महल है, जोधाबाई का महल या हरखाबाई का। और बीरबल की कोठी भी उसी में है, ठीक, पंचमहल है, ठीक। और इसके अलावा इसी में जो है अनूप तालाब भी, इसी में क्या है? अनूप तालाब। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में अनूप तालाब। इसी तालाब के बीच में जो है नृत्य संगीत होता था और अकबर बैठ करके सुना करता था। बहुत अच्छा लगता है, वहाँ जाओगे देखोगे ना तो अब ऐसा लगेगा कि पुराने जीवन में आ रहे हो, टाइम मतलब टाइम मशीन का, ऐसा लगेगा कि टाइम मशीन आ गई है हमारे समय में और हम अकबर के समय के ही हैं। बहुत अच्छा, बहुत शांति रहती है वहाँ पर, क्योंकि बहुत जगह काफ़ी, स्पेस काफ़ी है। और ख़ास करके जब ऐसे समय में जाओ जब धूप कम, ठंडी में जाओ या फिर बादल के समय, बदली के समय या शाम के समय में जाओ तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अनूप तालाब में बड़ी शांति मिलती है। यहीं पर बैठ करके तानसेन अपना जो है राग सुनाता था अकबर को, इसी अनूप तालाब पे बैठ करके धुन सुनाता था। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें निर्मित करें। और इसके अलावा हुमायूं का मकबरा भी इसी शासनकाल में निर्मित हुआ। इसका मकबरा हुमायूं का मकबरा भी जो है अकबर के शासनकाल में ही निर्मित हुआ। और ये इस मकबरे को निर्मित किसने करवाया था? बेगा बेगम ने, जो हुमायूं की जो विधवा पत्नी थी, क्या नाम था उसका? हमीदा। एक बेगा बेगम भी थी, बेगा बेगम ही था, हाँ ठीक, हाजी बेगम या बेगम। अब कई पत्नियां थी ना, कई पत्नियां थी, हमीदा बानो, बेगा बेगम भी एक पत्नी इसकी थी। तो हुमायूं के मकबरे को किसने बनवाया था? बेगा बेगम या हाजी बेगम ने, तो इसने बनवाया था। और ये ऐसा मकबरा है, हुमायूं का मकबरा एक दिल्ली में स्थित है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों के कब्र स्थित है। कम से कम 8-9 कब्र इसके जो है दालान में, हुमायूं के मकबरे के दालान में या इसके जो है चारदीवारी के अंदर स्थित है। तो सबसे बड़ा कब्रगाह अकबर का, वो जो मुगल काल में किसका है? हुमायूं का मकबरा। यहाँ पर हुमायूं के अलावा बहुत सारे जो है रजवाड़ों के लोगों के मकबरे स्थित हैं। तो ये ध्यान रखना, प्रश्न आता है कभी कभी कि कौन सा, किसका मकबरा है जिसमें सबसे अधिक कब्रें स्थित हैं राजमहल के से संबंधित लोगों की? तो हुमायूं के मकबरे में। अब जो है ताजमहल में सिर्फ 2 ही कब्रें स्थित हैं, मुमताज महल की और शाहजहां की, लेकिन हुमायूं के मकबरे में बहुत सारे कब्रें। पहला ऐसा मकबरा था जिसमें दोहरी गुम्बद का इस्तेमाल किया गया था। कौन सी गुम्बद? दोहरी गुम्बद। दोहरी गुम्बद का इस्तेमाल किसमें किया गया? सबसे पहले हुमायूं के मकबरे। मतलब एक गुम्बद तो ये बना दिया, एक गुम्बद आप देखना जो है इसमें चित्र में, एक गुम्बद ये बना दिया, फिर इसके ऊपर एक गुम्बद और बन गया। तो दोहरी गुम्बद का निर्माण कहाँ हुआ था? हुमायूं के मकबरे में। हाँ, उसी क्लास जो 7वीं क्लास की जो बुक है उसमें चित्र बना होगा। हाँ, ये ऊपर इसके नीचे ये बना है ना, बेस बना है। तो ये गुम्बद ही है। हाँ, मस्जिद से ही है, मस्जिद से ही बनाते थे, मस्जिद टाइप का ही बनाते थे। तो इस तरीके से दोहरी गुम्बद है। तो अकबर के शासनकाल में ये सब निर्माण हुए मुख्य रूप से। अब एक बात पूरा रिवाइज कर लो, बस याद हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी में सारे जितने भी निर्माण हैं सब किसने कराए? अकबर ने कराए। बस ये ध्यान रखना, फतेहपुर सीकरी में जितने भी मोस्टली निर्माण हैं सब किसने कराए? अकबर ने, क्योंकि वो राजधानी ले गया था अकबर, वहीं पर कुछ समय के लिए फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। इसके अलावा कोई भी शासक फतेहपुर सीकरी से राजा शासन नहीं करता था, या तो इलाहाबाद, आगरा से या दिल्ली से। शाहजहां ने दिल्ली ही स्थानांतरित कर दी थी अपनी शासन सत्ता को। शाहजहां के बाद राजधानी कहाँ स्थापित हो गई थी?
दिल्ली में शाहजहाँ के समय से ही उसने दिल्ली में स्थापित कर दी थी। तो दिल्ली में भी काफ़ी स्थापित विकसित हुआ था। तो अब इसके बाद में अकबर के बाद में कौन आता है? जहांगीर। अकबर के बाद में जहांगीर आता है। तो जहांगीर ने सबसे पहली बार सिकंदरा में, इसी के शासनकाल में सिकंदरा में अपने पिता अकबर की क्या बनवाई? कब्र बनवाई। सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। किसका मकबरा स्थित है? अकबर का। ठीक है। और ये अकबर का मकबरा आप देखिए कि नहीं? सिकंदरा में अकबर का मकबरा नहीं देखे होगे ना? आप जाके देखना। इसके चारों तरफ जो मकबरे के चारों तरफ जो मीनार है, ये मीनारें संगमरमर की बनाई गई है। कैसी हैं? संगमरमर की। तो पहली बार जो किसी मकबरे में संगमरमर का प्रयोग हुआ, किसके में? अकबर के मकबरे में। केवल जो चार मीनार जो थे चारों, वो किसके बनाए? संगमरमर के। अभी दूर से ही दिख जाएगा, जब आप सिकंदरा जाओगे ना तो ये मीनार दूर से ही दिखाई देगा। और अकबर का ऐसा मकबरा है जो गुंबद विहीन है। क्या नहीं है इसमें? गुंबद नहीं है। तो प्रश्न यहाँ से आएगा कि अकबर के मकबरे पे गुंबद नहीं है, तो प्रश्न पूछेगा किसके मकबरे पे गुंबद नहीं है? अकबर के। तो अकबर का मकबरा कैसा है? गुंबद विहीन है। अकबर का मकबरा गुंबद विहीन है। और एक बार अकबर के कब्र को किसी जाट शासक ने, बुंदेल शासक ने, राजा राम ने क्या करवा दिया था? खुदवा दिया था। हड्डियां निकलवा ली थी ना, खुदवा दिया था राजा राम ने। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। क्योंकि औरंगजेब जो है, हाँ, उसके समय में काफ़ी विद्रोह हुए थे औरंगजेब के समय में, तो उसी में राजा राम भी एक धार्मिक विद्रोह करता है। ठीक। तो ये गुंबद विहीन है। और इसके अलावा जहांगीर के समय में एक महिला थी जो इसकी पत्नी थी। क्या नाम था? नूरजहां। नूरजहां का काफ़ी प्रभाव था ना? और नूरजहां ने ही एक गुट बनाया था जिसका क्या नाम था? जुनता गुट या नूरजहां गुट। भूल गए? जुनता गुट या नूरजहां गुट, जिसमें आसफ खान, नूरजहां, असमत बेगम, ये सब शामिल थे ना इसी गुट में। और इसके अलावा जो है इसी गुट का शाहजहां भी इसी गुट से संबंधित था। खुर्रम नाम था उसका पहले। तो नूरजहां ने अपने पिता की मृत्यु पर एक मकबरा बनवाया था एतमादुद्दौला का। कौन सा मकबरा? एतमादुद्दौला का मकबरा, जो आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा। और एतमादुद्दौला के मकबरे में सबसे पहले पूरी तरीके से संगमरमर इस्तेमाल किया गया। तो भारत में मुगल काल में कौन सा ऐसा मकबरा है जो सर्वप्रथम संगमरमर से बनाया गया? तो कौन सा था? नूरजहां द्वारा निर्मित कराया गया एतमादुद्दौला का मकबरा। और इसके मतलब एतमादुद्दौला तो उपाधि थी। इसके पिता का नाम क्या था? मिर्जा गयास बेग। तो मिर्जा गयास बेग के ही जो है उसके मरने पर मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने। और उसकी उपाधि जो थी एतमादुद्दौला, उसके नाम पर इस मकबरे को पाया जाता है एतमादुद्दौला। इस मकबरे की विशेषता क्या है? ये पूरी तरीके से निर्मित, संगमरमर से निर्मित प्रथम मकबरा है। भारत का प्रथम मकबरा जो पूरी तरीके से संगमरमर से निर्मित हुआ, वो कौन था? एतमादुद्दौला का मकबरा। लेकिन अकबर का मकबरा, उसमें भी संगमरमर था, लेकिन उसमें केवल मीनारें थी। उसमें केवल मीनारें संगमरमर थी, बाकी बलुआ पत्थरों से निर्मित था। और इसके अलावा इसी के नूरजहां ने ही जो है अपने हस्बैंड कौन था? जहांगीर का ही लाहौर में ही मकबरा बनवाया। लाहौर में ही मकबरा बनवाया। किसने बनवाया था? नूरजहां। तो इसी के शासनकाल में निर्मित हुआ। शासन तो मर चुका था हालांकि। और लाहौर में ही जहांगीर की एक प्रेयसी थी, प्रेमिका थी। क्या नाम था? अनारकली का भी क्या स्थित है? अनारकली का मकबरा स्थित है कहाँ पर? लाहौर में। इसका मकबरा है दिलकुशा बाग में। किसका? जहांगीर का दिलकुशा बाग, लाहौर के दिलकुशा बाग में स्थित है। लाहौर के दिलकुशा बाग में
जहांगीर का मकबरा स्थित है। किसने बनवाया था? नूरजहां। अनारकली का भी मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां। और एक चीज और है, जो एतमादुद्दौला है, ये पहला जो है स्थापत्य के क्षेत्र में पहला तो मकबरा है जो पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है। इसके अलावा इसके मकबरे में पित्रादुरा शैली देखने को मिलती है। ये नाम याद रखना, पित्रादुरा शैली। अब ये क्या बोला है इसको समझ लो। पित्रादुरा शैली ये एक्चुअली ईरानी कल्चर है। इसमें क्या होता है, जो पत्थर है संगमरमर पत्थर या हार्ड चट्टान, जो कठोर पत्थर होते हैं, उसमें दरार करके बीच में महंगे पत्थर भरे जाते हैं, जैसे हीरे जवाहरात, सोना चांदी, ये सब बीच में फंसा दिए जाते हैं। और हाँ, नक्काशी कर दी जाती है, अर्थात कठोर चट्टान को काट के उसके बीच में जो है महंगे चट्टानों को, महंगे रत्नों को भर करके नक्काशी की जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं? पित्रादुरा शैली। वो कौन सी शैली? पित्रादुरा शैली। तो पित्रादुरा शैली पहली बार देखने को कहाँ मिलती है? एतमादुद्दौला के मकबरे में। फिर ताजमहल में पूरी तरीके से पित्रादुरी शैली है। आप ताजमहल गए होगे तो वहाँ देखे होगे हरे लाल पत्थर बीच में फंसे हुए हैं ना, तो बहुत महंगे महंगे पत्थर हैं, माणिक के हैं वो सब। हाँ, बहुत महंगे महंगे, वो सब जड़ाऊ का काम हुआ है। ये सब जो है फारसी शैली, ईरानी शैली की विशेषता है। वो सब पत्थरों को बीच में, इसीलिए देखा होगा कि वो मतलब कलर अगर किया गया होता तो अब तक उड़ जाता, लेकिन वो पत्थर ही फंसाए गए हैं, लाल हरे पीले नीले। और उसी पत्थर से तमाम चित्रकारी की गई है, मतलब फूलों के चित्र बनाए गए हैं और जानवरों के चित्र बनाए गए हैं। इसके अलावा कुरान भी लिखा गया है, कुरान की आयतें लिखी गई हैं उसी चित्रकारी के, मतलब उसी पित्रादुरा शैली में। तो इस तरीके से पित्रादुरा शैली जो है ये मुगल काल की विशेषता है, याद रखना। पित्रादुरी शैली मुगल काल की विशेषता, और सबसे पहले हमको कहाँ देखने को मिलती है? एतमादुद्दौला के मकबरे में, जिसका निर्माण किसने करवाया था? नूरजहां। किसके शासनकाल में ये हुआ था? जहांगीर के शासनकाल में। तो ये प्रश्न यहाँ से आते हैं, ये याद रखना है, ठीक। तो इस तरीके से जहांगीर, लेकिन जहांगीर के काल में जो है हमको यहाँ पर विश्राम काल दिखाई देता है। मोस्टली निर्माण तो बहुत थे, इसने खुद नहीं कराए थे, बल्कि और लोगों ने करवाए। नूरजहां ने ज़्यादातर करवाए थे। जहांगीर तो मस्त रहता था किसमें? मंदिरा तो पीता ही था। इसके अलावा चित्रकला में जो है मस्त रहता था। इसको चित्रकला पता है ना? चित्रकला का स्वर्णकाल किसको कहा गया है? जहांगीर। पीने पिलाने की तो बात तो राजा करते ही थे, वो तो अलग बात है। जो है पीता था हुमायूं, भांग वो खाता था, क्या नाम, चरसिया था, चरस खाता था हुमायूं, तो सब तो अलग बात है। लेकिन रचनात्मक कार्य भी तो कर रहे थे। तो जहांगीर हो गया। जहांगीर के बाद में शेरशाह नहीं, शाहजहां आएगा। कौन आएगा? शाहजहां को ही क्या कहा गया है? इसी काल को क्या कहा गया है? स्थापत्य का स्वर्णकाल। शाहजहां के समय में यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिलता है। अभी तक जो है ज़्यादातर बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल होता था। कौन से पत्थरों का? बलुआ पत्थरों का। शाहजहां के काल में बलुआ पत्थरों की जगह ये जो है आपका संगमरमर ले लिया। संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल होने लगा शाहजहां के काल। अब संगमरमर के पत्थर कहाँ से ज़्यादातर आते थे? मकराना से। कहाँ से आता था? मकराना। राजस्थान में एक स्थान है मकराना। कहाँ पर है? राजस्थान में। तो मकराना के संगमरमरों का इस्तेमाल इसके समय में, शाहजहां के समय में हुआ। और जो निर्माण देखने को मिलता है दिल्ली में और आगरा में। दिल्ली में तो दिल्ली का किला ही बनवाया था, दिल्ली का किला, लाल किला जिसको कहते हैं। और इसने दिल्ली में नगर बसाया था शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद किसने बसाया था? शाहजहां ने, दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में। और शाहजहानाबाद की में ही लाल किला निर्मित कराया था। क्या कराया था? लाल किला, ठीक है। तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। अब दिल्ली के लाल किला में ही दीवाने आम, दीवाने खास, ये सारी चीजें बनवाई थी। और इसके अलावा हीरा महल, मयूर सिंहासन तो आगरा में निर्मित कराया था। अभी आएंगे, आगरा आएंगे तो बताएंगे। तो ये लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, ठीक है, ये सारी चीजें। शीश महल, इसी में एक रंग महल बनवाया था। कौन सा महल? रंग महल। अभी जाओगे रंग महल देखोगे तो बचपन में देखा था, तो बचपन की यादें इतनी है नहीं, बचपन में इसने मतलब देखा था। तो रंग महल में शीशे का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। रंग महल में शीशे का ज़्यादा प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको शीश महल भी कहते हैं।
इसलिए इसका नाम शीश महल भी है। तो लाल किले के अंदर बहुत सारी चीज़ें निर्मित हुई। और इसके अलावा दिल्ली आगरा की बात करें तो आगरा में जो आगरा का किला है, इस आगरे के किले में ही इसने दीवाने जो है आम में परिवर्तन करके उसको संगमरमर का बनवाया। दीवाने आम जो अकबर बनवा के गया था उसको काहे का बनवाया? संगमरमर का। तो दीवाने आम संगमरमर का बनवाया। और इसके अलावा दीवाने आम में ही तख्ते ताउस निर्मित है। क्या निर्मित था? तख्ते ताउस। तख्ते ताउस या फिर इसको मयूर सिंहासन भी कहा गया। और किसने डिजाइन किया था इसको? तख्ते ताउस को बादल ने बनवाया था, बताया था ना, बादल। तख्ते ताउस को डिजाइन किसने किया था? बादल ने। तो याद रखना, मैंने पढ़ाया था। तो तख्ते ताउस कहाँ है? आगरा के किले में, वो भी दीवाने आम में। और दीवाने खास का निर्माण इसी ने करवाया था आगरा के किले में। दीवाने खास का निर्माण आगरा के किले में इसी ने करवाया था। इसके अलावा मोती मस्जिद निर्मित हुई, ठीक। और इसी के काल में जामा मस्जिद, आगरा किला के सामने ही क्या स्थित है? जामा मस्जिद, जो इसकी बड़ी बेटी जहां आरा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? जहां आरा ने। शाहजहां की बड़ी पुत्री जहां आरा, जिसने आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण कराया। तो ये तो इसकी कुछ स्थापत्य हो गए जो किले के अंदर है। और इसके अलावा इसने सबसे नायाब जो चीज़ है आगरा का, क्या है? ताजमहल। आगरा का ताजमहल। तो ताजमहल जो है आगरा का इसी ने बनवाया था। किसकी याद में? अर्जुमंद बानो बेगम की। अर्जुमंद बानो, यही नाम था ना? अर्जुमंद बानो बेगम, या उसके पदवी क्या थी? मुमताज महल। तो उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? ताजमहल का जो डिजाइनर था या इंजीनियर जो था, क्या था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। यहाँ से प्रश्न आता है कि ताजमहल का डिजाइनर कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। और जो शिल्पकार जो था, मुख्य शिल्पकार जो शिल्पी था, मुख्य शिल्पी या बनाने वाला, वो कौन था? ईसा खान। ईसा खान। तो ये दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि ताजमहल महत्वपूर्ण एक संरचना है। उस्ताद अहमद लाहौरी और ईसा खान, ये दो ताजमहल को निर्मित करने वाले लोग थे, डिजाइनर थे। और एक जो है वास्तु कलाकार था। ताजमहल को बनने में कितने वर्ष लगे? 22 वर्ष लगे। कितना समय लगा था? 22 वर्ष। तभी तो पूरा खजाना खाली करके चला गया था। इतना जड़ाऊ का काम करवाया ताजमहल के अंदर कि अगर उसको खोदा जाए तो उसमें बहुत कीमती हीरे निकलेंगे, मतलब पत्थर निकलेंगे, माणिक, पन्ना, बहुत पत्थर, महंगे महंगे पत्थर सब फंसे पड़े हैं। तो पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा दिया था स्थापत्य ने, ताजमहल ने। इसीलिए ताजमहल को, मतलब इसीलिए शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। पूरा सोना लुटा दिया था ताजमहल ने, पूरा सोना, मतलब महंगे महंगे जो है धातुई पत्थर सब लगा दिए थे इसी महल में। तो और पितरा दूरा शैली का प्रयोग हुआ है इसी में, पितरा दूरा शैली का प्रयोग हुआ है, ठीक। और ये ईरानी तुरानी भारतीय संस्कृत का मिश्रण दिखाई देता है इसी में, ठीक है। सारा पूरे संरचना किससे निर्मित है? संगमरमर से निर्मित है। संगमरमर कहाँ से आया था? मकराना से आया था, राजस्थान के मकराना से आया था। तो ये सब प्रमुख मुख्य क्या है ताजमहल की बातें। निर्माण होने में 22 वर्ष लगे। निर्माण किया गया था अर्जुमंद बानो बेगम की याद में, मुमताज बेगम की याद में। और आगरा किला में ही इसने एक जो है मुसम्मन बुर्ज बनवाया था। आगरा किला जो अकबर ने बनवाया था, वहाँ पर मुसम्मन बुर्ज का निर्माण किसने कराया था? मुसम्मन बुर्ज का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। यहीं से बैठ करके ताजमहल को देखा करता था। अभी तुम जाओगे तो एक छतरी दिखाई देगी, यमुना नदी दिखाई दे रही होंगी, यमुना नदी के उस पार जो है आपको ताजमहल दिखेगा इसी मुसम्मन बुर्ज से। बहुत लोग जाते हैं सेल्फी वेल्फी खींचते हैं मुसम्मन बुर्ज पर, ठीक है। तो ये मुसम्मन बुर्ज हवादार है, वहाँ बैठ के आपको हवा दिखाई देगी, हवा आएगी, मतलब हवा लगेगी। तो मुसम्मन बुर्ज का निर्माण भी इसने ताजमहल आगरा के किले में ही करवाया था। बाद में यही इसके लिए कैद खाना सिद्ध हुआ। हाँ, औरंगजेब ने कहा अब यही मुसम्मन बुर्ज में तुमको बंद कर देते हैं और यही सब जो है रात दिन अपनी बीवी के मकबरे को, बीवी तुम्हारी चुकी थी, बीवी के मकबरे को देखते रहो। हालांकि बीवी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब। इसके बीवी का मकबरा मतलब ताजमहल की बात कर रहे हैं। तो मुसम्मन बुर्ज से बैठ करके देखा करता था, यहीं दूरबीन पकड़ा दिया, मुसम्मन बुर्ज से बैठ के देखते रहो अपने दूरबीन से, जो है यही जो है वो चलता है। अब देखना जाकर के मुसम्मन बुर्ज वहाँ पर दिखेगा आपको आगरा किले के अंदर। तो इस तरीके से
जो है ये इसकी कुछ चीजें हैं जो निर्मित हुई शाहजहां के समय में। ताजमहल और आगरा में, और दिल्ली का मुख्य रूप से दिल्ली का किला। ताजमहल लकड़ियों पे बनाए, उसका बेस लकड़ियों का बनाया गया है, बेस, हाँ आधार नीचे वो जो है वो भी ऐसी लकड़ियां नहीं कि सड़ गल जाए। वो जो है जैसे आपके कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जो 500-500 हजार वर्ष तक पानी में पड़े रहेंगे, कुछ नहीं होगा उनका। तो ऐसे वृक्षों की जो है लकड़ियों को, कास्ट को यूज किया गया होगा उसके अंदर। हालांकि पता नहीं, लोग बताते हैं, कहीं किताब में नहीं लिखा मिलता है। तो अगर लकड़ी का यूज किया गया उसको बेस का बनाना, अब लकड़ी इसलिए इस्तेमाल किया गया कि अगर भूकंप वगैरह आए भी तो जो है ताजमहल हिल करके गिरे ना। अगर भूकंप वायु आ जाए, बहुत समझदार था, देखो कितना वास्तु इस्तेमाल किया था कि लकड़ी जो है, लकड़ी की संरचना बेस बना दिया, आधार बना दिया। तो उस समय पहले ये व्यवस्था नहीं थी ना कि जो है आरसीसी की जो है वो बनानी है, पिलर बनाना है, सब पत्थर पे ही खड़ा करना है। तो पत्थर पे खड़ा करना है तो उसकी संरचना नीचे जो लोचदार संरचना बना दी लकड़ी की। अगर कठोर कर दोगे तो ऐसे हिलेगा पूरा, नीचे से गिर जाएगा, भूकंप आएगा। और जब लकड़ी का बना दिया तो भूकंप के कंपन जो होता है, भूकंप का जो कंपन आएगा वो लकड़ी क्या कर लेगी, सोख लेगी उसको। हार्ड होगी सतह, तब तो जो है टूट जाएगी, क्रैक हो जाएगी। और वो क्या है, मतलब कंपन को झेलने वाली है लकड़ी। तो इसलिए लकड़ी की संरचना बनाया होगा, नीचे बेस बनाया होगा, फिर उसके ऊपर ताजमहल निर्मित किया है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। बेस आप देख नहीं सकते, उसका जो है आधार नीचे मिट्टी में दबा हुआ है, वो दिखेगा नहीं। तो इस तरीके से जो है शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। और इसके अलावा अब हम लोग बात करेंगे, शाहजहां का बेटा आता है औरंगजेब। औरंगजेब के समय में जो है ज़्यादा विकास नहीं हुआ, बल्कि पतन में गया। तो इसके समय में पतनावस्था में थी, या फिर जो है कब्रगाह सिद्ध हुई। तो प्रश्न यहाँ से आएगा कि मुगल स्थापत्य का कब्रगाह किसको कहा गया है? औरंगजेब के शासनकाल को पतन हुआ है। यहाँ पर 2-3 चीजें दिखाई देती हैं। एक तो आपका जो है रबिया उद दौरानी का मकबरा, इसका रबिया उद दौरानी का मकबरा, देवरानी नहीं दौरानी, आप देवरानी समझो तो देवरानी नहीं समझो, रबिया उद दौरानी, दौरी लिख दिया गया, दौरानी, रबिया उद दौरानी, रबिया उद दौरानी। इसका मूल नाम क्या था? वैसे इसको बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। रबिया उद दौरानी को बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। और कहाँ निर्मित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अब चूंकि अपने बीवी की याद में बनवाया था, रबिया उद दौरानी की याद में बनवाया था, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? ताजमहल, द्वितीय ताजमहल। ताजमहल की संगमरमर का ये भी नहीं है, ये भी संगमरमर का है। तो सेकंड ताजमहल इसको कहा गया, क्या कहा गया? सेकंड ताजमहल। और ताजमहल की नकल किया था, तो इसीलिए इसको कहा गया ताजमहल की नकल है। ये क्या है? नकल है, कॉपी है, ताजमहल की कॉपी है। और कॉपी भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाया भाई, इसको 22 वर्ष लगा बनने में, 7-8 साल में बनवा दिया, तो इतना अच्छी तरीके से नहीं बनवाया। तो फूहड़ नकल है। कैसी नकल है? फूहड़ नकल है, यानी नकल भी है लेकिन भद्दी नकल है, अच्छी नकल नहीं कर पाया। नकलची था लेकिन सही नकलची नहीं था, तो फूहड़ नकल, ताजमहल का फूहड़ नकल कहा जाता है। किसको? रबिया उद दौरानी या बीबी के मकबरे को, बीबी के मकबरे को। ये कहाँ पे? ये औरंगाबाद है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इसने ये बनवाया था। इसके अलावा इसने एक बनवाया था आपका मोती मस्जिद। इसने जो है दिल्ली में मोती मस्जिद बनवाया था। दिल्ली के जो लाल किला है उसी में एक मस्जिद बनवाया था जिसका नाम था मोती मस्जिद, ठीक है। और दिल्ली का मोती मस्जिद हो गया। और शाहजहां लिखा है औरंगजेब, अरे इधर देख लो, ये शाहजहां बिगाड़ा नहीं। मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किले में निर्मित कराया था। तो बहुत ज्यादा निर्माण कार्य नहीं हुआ इसके समय में, इसीलिए इसके काल को क्या कहा गया है? कब्रगाह, स्थापत्य कला का कब्रगाह। ठीक, अब एक बार रिवाइज कर लेंगे, बस याद हो जाएगा सब। फटाफट रिवाइज करते हैं। पहला जो है बाबर, बाबर ने क्या क्या बनवाया? संभल का किला, संभल का किला और चारबाग शैली में इसका निर्माण हुआ था। आराम बाग आगरा में आराम बाग का निर्माण करवाया। और जामा मस्जिद,
का निर्माण, संभल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। फिर किला क्या, संभल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। और इसके बाद में आता है हुमायूं के समय में एक नगर बसाया गया दिल्ली में, दीन पनाह नगर, वहीं पर दीन पनाह भवन का निर्माण कराया गया। ठीक, इसके बाद में शेरशाह सूरी का काल आता है जिसमें शेर मंडल का निर्माण कराया गया, शेर मंडल भवन का निर्माण कराया गया। और इसके अलावा किला-ए कोहना दिल्ली में ही निर्मित कराया गया और सासाराम में इसका मकबरा स्थित है। ठीक, यह खत्म इसका चैप्टर। और इसके बाद में फिर आता है अकबर के काल में आपको फतेहपुर सीकरी में स्थापत्य देखने को मिलता है जिसमें जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाजा है, हिरन मीनार है, इसी में जो है आपका सलीम चिश्ती का दरगाह है, यानी मकबरा है सलीम चिश्ती का। और इसके अलावा उसी में जो है आपका जामा मस्जिद के अंदर ही फतेह सीकरी में जोधाबाई का महल है और पंच महल है, हवा महल जिसको कहते हैं, अनूप तालाब उसी में है सीकरी में। हाँ, जामा मस्जिद तो कई जगह है, संभल में है जामा मस्जिद, दिल्ली में है, आगरा में है जामा मस्जिद, कई जगह जामा मस्जिद। तो ठीक, तो इस तरीके से जो है इसके समय में फतेहपुर सीकरी में। और इसके अलावा आगरा का किला, जो लाल किला आगरा का है, वो अकबर ने ही निर्मित कराया था। और हाँ, फतेहपुर सीकरी में ही बीरबल की कोठी भी स्थित है, बीरबल की कोठी। और अकबर के बाद में फिर आता है कौन, जहांगीर के समय में उसको विश्राम काल कहा गया है, स्थापत्य के क्षेत्र का विश्राम काल कहा गया है। इसके समय में ज़्यादातर निर्माण नूरजहां ने करवाया। नूरजहां ने सबसे जो नायाब चीज़ निर्मित करवाया वो क्या था, एतमादुद्दौला का मकबरा, जो ताजमहल से पहले निर्मित संगमरमर का पूर्ण तरीके से निर्मित संगमरमर की संरचना थी। ठीक, और जो अकबर का मकबरा था वो इसी के समय निर्मित हुआ था और उसको गुंबद विहीन था और चारों मीनार इसके कैसे थे, संगमरमर के। और इसके अलावा सिकंदरा में ही इसी की जो पत्नी हरखाबाई थी, जिसको एक पदवी दिया था अकबर ने, क्या नाम दिया था, जोधाबाई नहीं, मरियम उज़्ज़मानी। तो मरियम उज़्ज़मानी का भी जो है सिकंदरा में ही, वहाँ भी इसका मतलब सिकंदरा में ही इसकी भी कब्र है, मरियम उज़्ज़मानी की। तो ये किसके शासनकाल में निर्मित हुआ, जहांगीर के शासनकाल, जहांगीर के शासनकाल में ही इनका निर्माण होता है। ठीक, और जहांगीर के समय में ही जो है लाहौर में दो निर्माण मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं मकबरे, किसके, जहांगीर के स्वयं उसके मकबरे जिसको नूरजहां ने बनवाया था, और इसके अलावा अनारकली का मकबरा जो लाहौर में ही देखने को मिलता है। ठीक, और जहांगीर के बाद में मुख्य जो निर्माण स्थापत्य के क्षेत्र में विकास हुआ वो शाहजहां के काल में हुआ। शाहजहां के काल में दिल्ली और आगरा दोनों जगह स्थापत्य देखने को मिलते हैं। जो आगरा में जो लाल किला था, आगरा का जो किला था, उसके अंदर जो है इसने दीवाने खास का निर्माण कराया, दीवाने आम को संगमरमर से निर्मित कराया, उसी में तख्ते ताउस का निर्माण करवाया, बादल के संरक्षण में तख्ते ताउस निर्मित हुआ, मुसम्मन बुर्ज बनवाया, मोती मस्जिद इसी के अंदर बनी जो है, और जामा मस्जिद इसकी पुत्री ने जो है किला था उसी के पास में ही निर्मित कराया, जामा मस्जिद जहां आरा ने। ठीक, और इसके अलावा ताजमहल जो कि बताया मैंने, इसमें दो लोगों का नाम याद रखना है आपको, उस्ताद अहमद लाहौरी और ईसा खान। मुख्य डिजाइनर कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी, और वास्तु जो शिल्पकार था, जो शिल्पी था, जो बनाने वाला था, यानी मिस्त्री कह सकते हो, वो कौन था, ईसा खान था मुख्य रूप से। ठीक, तो इस तरीके से जो है इसके समय में स्थापत्य के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। और औरंगजेब के समय का सबसे मुख्य स्थापत्य क्या था, रबिया-उद-दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा या रबिया-उद-दौरानी का मकबरा, जो कहाँ है, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जिसको द्वितीय ताजमहल या ताजमहल की पोहड़ नकल भी कहा जाता है। ये रिवाइज मुख्य पॉइंट रिवाइज कराया है जो परीक्षा की दृष्टि से तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। इनमें से प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। ठीक।